नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, ITO दिल्ली। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने अपना एक्टिव पैसिव का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। और मैं कह सकता हूं कि मतलब आपने नरेशन और एक्टिव पैसिव को अगर अच्छी तरीके से समझ लिया है, उसके फंडामेंटल्स को सीख लिया है, तो अब इंग्लिश लैंग्वेज में आप ये मानिए कि तकरीबन 50% जॉब इज़ डन। ठीक है। अब बात बचती है कि कुछ जो छोटे छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं छोटे छोटे कह रहा हूँ लेकिन साथ में इम्पॉर्टेंट भी कह रहा हूँ, कारण कि ये टॉपिक्स एक दो क्लासेस के होते हैं, लेकिन उनको आप अगर दरकिनार करते हैं या नेगलेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए टॉपिक जो हमारा है वो है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स जिन्हें अक्सर इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है, ए एन दी, इन्हें आप इस नाम से जानते भी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये इंग्लिश ग्रामर की फ्री और सटीक जानकारी मुहैया करवाई जा सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट GS का क्वेश्चन। दोस्तों, साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इनके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं, खेलों की बात थोड़ी कम होती है, तो आज का क्वेश्चन खेलों से रिलेटेड। पिक्चर आपके सामने है दोस्तों, ये रिसेंटली जो रणजी ट्रॉफी अभी कंक्लूड हुई है, तो उसकी विनर शील्ड के साथ में एक टीम है। क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, सबके लिए ये है कि इस बार यानी 2022 का जो रणजी ट्रॉफी फाइनल हुआ है, इसको किस टीम ने जीता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने 4। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी रेलवेज, सी मुंबई या फिर डी मध्य प्रदेश। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन का आंसर डालिए, और अगर आपको जानकारी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन के बारे में बैकग्राउंड डिटेल और सही जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों आज हमें जो पढ़ना है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दोस्तों बहुत ही एक फंडामेंटल टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका सही और एप्रोप्रिएट यूज़ कहाँ पर यूज़ होना है और कौन सा वाला आर्टिकल यूज़ होना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ए एन दी, ये 3 आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर के होते हैं, इनको अक्सर डेटरमाइनर्स भी कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल जो शब्द है दोस्तों, इससे आपको इसका वास्तविक अर्थ क्लियर नहीं होता है। डेटरमाइनर जो शब्द है ये बताता है कि आर्टिकल्स एक्चुअली क्या काम करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, डेटरमाइन करते हैं, समझिएगा। डेटरमाइनर्स, तो ये जो शब्द है दोस्तों ये बना है इस वर्ब से, डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है पता लगाना या ज्ञात करना, किसी चीज का ज्ञान इकट्ठा करना, ज्ञात करना। ठीक है, तो किसी सेंटेंस में ये जो आपके आर्टिकल्स हैं दोस्तों, ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं? ये किसी नाउन के जस्ट पहले इस्तेमाल होंगे। ठीक है, वर्ब से पहले इस्तेमाल नहीं होंगे, नाउन के पहले इस्तेमाल होंगे। ठीक है, सेंटेंस आपके पास है, ए बॉय वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है, ए बॉय, ही टुक एन अम्ब्रेला, टुक एन अम्ब्रेला। ठीक है, द बॉय आई मेट यस्टरडे इज रमेश, द बॉय आई मेट यस्टरडे इज रमेश। तो तीनों ही सेंटेंस में आपने देखा दोस्तों कि किसी ना किसी नाउन के पहले ए का इस्तेमाल हुआ, या एन का इस्तेमाल हुआ, या दी का इस्तेमाल हुआ। तो ये जो शब्द हैं, इनकी पहली पहचान क्या होगी कि ये किसी ना किसी नाउन से जस्ट पहले इस्तेमाल होंगे। ठीक है, नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे और क्या करेंगे? ये काम करेंगे, डेटरमाइन करेंगे। ठीक है, डेटरमाइन क्या करेंगे? डेटरमाइन करेंगे कि वो नाउन का स्वरूप कैसा है। ठीक है, उस नाउन के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। ठीक है, और वो क्या जानकारी मिलेगी वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है कि भाई आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल क्यों होता है, ठीक है, तो उसके बारे में जो सबसे बेसिक परिभाषा है वो आप ये जान लीजिए कि इट इज
अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इन द सेंटेंस टू डिटरमाइन इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसी नाउन के पहले इस्तेमाल हो करके उस नाउन की प्रॉपर्टीज को बताते हैं, उस नाउन की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको डिटेल देते हैं। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि ये उस नाउन की प्रॉपर्टीज को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अक्सर इनको डिटरमाइनर्स भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कहीं पर आर्टिकल की बजाय आपको डिटरमाइनर शब्द मिल जाए तो दे बोथ आर सेम, वो दोनों ही एक ही चीज है, ए एंड दी। ठीक है, आइए अब बात करते हैं दोस्तों कि कितने आर्टिकल्स हमारे पास हैं। तो जब टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की बात होती है दोस्तों, तो हमारे पास है दो कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास डेफिनिट आर्टिकल। इनका अर्थ भी आप जानते हैं, डेफिनिट यानी जो चीज निश्चित है, इनडेफिनिट जो चीज निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में आने वाले जो हैं वो कौन कौन से हैं सर? ए और एन, ए और एन। ठीक है, और डेफिनेट की कैटेगरी में केवल एक ही है, दी। ठीक है, ए और एन आते हैं आपके इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में, दी आता है डेफिनेट आर्टिकल में। ठीक है, अब सर आपने बताया कि जी इनडेफिनेट तो जो अनिश्चित है, तो अब जब आप ये कह रहे हो कि जी ये अनिश्चित होता है और उधर आपने पिछली स्लाइड में बताया कि आर्टिकल तो कुछ ना कुछ बताते हैं उसके बारे में, तो ये तो बात सर हजम नहीं हो रही। कोई बात नहीं, सुनिए। क्या किसी चीज के बारे में ये बता देना कि वो चीज अनिश्चित है, ये भी तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आपने जानकारी ही दी ना। अगर मैं ये कहूं कि भाई मेरे पास एक गिलास है, इसमें कितना पानी है ये मुझे पता नहीं, तो क्या मैंने आपको कुछ जानकारी दी ना कि एटलीस्ट इस ग्लास में पानी है, ये तो बता ही दिया, और ये भी बता दिया कि कितना पानी है ये एग्जैक्टली पता नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि जी गिलास में आधा पानी है तो डेफिनेट बात हो गई, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जी गिलास में पानी कितना है ये पता नहीं है, तो भी तो मैंने आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो दे ही दी। तो इसी तरीके से सेंटेंस में अगर ए या एन का इस्तेमाल होता है तो बेशक उसने आपको पूरी सटीक जानकारी नहीं दी, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी वो देगा, और ये चीज हमें अभी जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो पता चलेगी। ठीक है, दूसरी तरफ दी जो आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल जो है दोस्तों, ये क्या करता है, ये आपको पूरी पुख्ता जानकारी देता है। ठीक है, ये आपको पूरी पुख्ता जानकारी देगा। ठीक है, और ये चीज भी हमें एग्जाम्पल से क्लियर होगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप ए का एग्जाम्पल, सीता रोट ए पोयम, सीता ने एक पोयम लिखी। ठीक है, दिनेश एट एन एप्पल, दिनेश ने एक सेब खाया। ठीक है, सर क्या जानकारी मिल रही है, सोचिए। सीता ने एक पोयम लिखी, अब इसका क्या मतलब है कि एक पोयम लिखी है उसने। ठीक है, वो पोयम का नाम क्या था, वो पोयम कैसी थी, वो पोयम किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, ये चीजें नहीं पता, लेकिन क्या जानकारी मिली कि एक थी, वो गिनती में एक थी। ठीक है, और ये भी पता चला कि भाई पोयम थी। इज इट क्लियर? तो पोयम के बारे में इसने कुछ जानकारी तो दी है, लेकिन टोटल जानकारी नहीं दी है। ठीक है, हाँ, टोटल जानकारी तब होती कि सर पोयम एक पेज की थी, इतने वर्ड्स की थी, और इस टॉपिक पर थी, और उसके शब्द या उसका भाव इस तरीके का था, तब तो वो कंप्लीट जानकारी होती। ठीक है, या फिर अगर ये बता दिया जाता कि जी वो पोयम किसी चीज से प्रेरित थी या किसी नाटक से इंस्पायर थी, वो भी एडिशनल जानकारी हो सकती थी। लेकिन यहां पर आपको केवल इतना पता चल रहा है कि सीता ने एक पोयम लिखी है, उसकी केवल काउंटिंग आपको पता चली है। ठीक है, तो दिस गिव्स इंफॉर्मेशन बट नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। अनिश्चित है, पूरा निश्चित नहीं हुआ है कि भैया क्या जानकारी है, कुछ जानकारी है। तो उस कुछ को आप ना तो ये कह सकते हो कि जिसने कुछ नहीं बताया, ऐसा भी नहीं है,
इसने सब कुछ बता दिया, ऐसा भी नहीं है, वो बीच में है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल है, कुछ बताया कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं आप इनडेफिनेट आर्टिकल। इसी तरीके से दिनेश एट एन एप्पल, दिनेश ने एक सेब खाया, ठीक है। कौन सा वाला था? मीठा था कि नहीं था? सर पका हुआ था कि कच्चा था? कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि जी एक सेब था, उसकी काउंटिंग थी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि जी कुछ जानकारी दे दी गई है, पार्शियल इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि पार्शियल है तो इसीलिए आप उसे किस कैटेगरी में रखते हो? इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में। जहां कहीं भी आप ए या एन का इस्तेमाल देखोगे, आप दुनिया का कोई सेंटेंस उठा लीजिए, कहीं पर भी ए या एन का इस्तेमाल अगर ग्रामेटिकली सही है तो आप वहां पर पाएंगे कि टोटल जानकारी, पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, कुछ पार्शियल जानकारी दी जा रही है। अब वो जो कुछ पार्शियल जानकारी होती है, इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, अनिश्चित है, ठीक है। दूसरी तरफ देखें दी का इस्तेमाल, दी कहां पर आप इस्तेमाल करते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द बॉय आई met yesterday is राजेश। या नाम भी मत लिखो, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। अब यहां पर देखिए आर्टिकल कहां पर इस्तेमाल हुआ सर? यहां पर, द बॉय आई मेट येस्टरडे इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब यहां पर जो दी लगा है ये क्या बता रहा है कि वो वाला लड़का, वो लड़का, XYZ किसी लड़के के बारे में बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि वो लड़का जिससे मैं कल मिला था वही एक लड़का। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी ये मतलब दुनिया में लाखों करोड़ों लड़के हैं सबकी बात हो रही, नहीं, वो वाला लड़का जिससे मैं कल मिला था वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो इसने पिन पॉइंट कर दिया ना कि उस एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, उस खास एक व्यक्ति की तरफ, ठीक है। तो क्योंकि ये आपको पिन पॉइंट करके पर्टिकुलरली बताता है कि जी ये वाला व्यक्ति या ये वाली वस्तु, आप व्यक्ति की जगह वस्तु भी ले सकते हैं, कोई थिंग, किसी निर्जीव चीज के बारे में बात कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग के बारे में। द कैमरा आई परचेज्ड यस्टरडे वाज फॉल्टी, कि जो कैमरा मैंने कल खरीदा था वो खराब निकला, ठीक है। द शूज आई एम वियरिंग आर ऑफ एडिडास कंपनी, कि जो जूते मैं अभी फिलहाल पहने हुआ हूं वो एडिडास कंपनी के हैं। द पेन आई एम यूजिंग इज ऑफ सेलो कंपनी, कि जो पेन मैं अभी फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूं वो सेलो कंपनी का है। तो हर जगह आप पिन पॉइंट कर रहे हो ना कि ये वाला जूता, ये वाला कैमरा, ये वाला फोन, ठीक है। हर जगह आप पिन पॉइंट कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि ये आपको पूरी पुख्ता जानकारी दे रहा है। ये वहीं पर इस्तेमाल होगा जहां पर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जी इस वाले की बात हो रही है, हवा में बात नहीं। हवा में बात ये वाला करता है इनडेफिनेट, ये आपको पूरी पुख्ता जानकारी देता है, निश्चित जानकारी देता है कि जी इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। इज इट क्लियर? तो जहां कहीं ये आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़े वहां पे ये लॉजिक लगा लीजिए, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूजन हो कि भैया ए लगाना है या कि ए या एन लगाना है या फिर दी लगाना है, ज्यादा कंफ्यूजन केवल इसी चीज में होती है कि सर ए एन का इस्तेमाल करें या दी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ए और एन में तो सिंपल फंडा चलता है किसका? वॉवल साउंड का, वॉवल लेटर या कंसोनेंट लेटर का नहीं, ये साउंड का फंडा होता है। साउंड का जो फंडामेंटल है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मेन जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है कि सर ए या एन का इस्तेमाल करें या फिर दी का इस्तेमाल करें। उस संशय को दूर करने के लिए केवल एक प्रश्न अपने मन में करिए कि क्या आपको जानकारी पूरी मिल रही है या फिर आधी अधूरी मिल रही है। अगर आधी अधूरी जानकारी मिल रही है तो फिर इस तरफ आ जाओ, और अगर पूरी जानकारी मिल रही है तो फिर इस तरफ चले जाइए। ये पूरी जानकारी की दुकान है, ये अधूरी जानकारी की है, ठीक है। इज इट क्लियर? यहां तक की कहानी दोस्तों समझ में आई? उम्मीद है ये प्रिंसिपल अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद में फिर आगे आर्टिकल्स की कहानी आसान है। ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए कि इनडेफिनिट आर्टिकल का क्या काम है, डेफिनेट आर्टिकल का काम क्या होता है। इज इट क्लियर? चलिए, जैसे एक दो और एग्जांपल ले लें कि जैसे हम कहें कि देयर वॉज अ किंग, कि किसी जमाने में एक राजा था। देयर वॉज अ किंग, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग, ठीक है। देयर वॉज ए किंग, कि कोई राजा था, कौन सी राजवंश का था नहीं मालूम, कौन सी जगह राज करता था नहीं मालूम, क्या उसका नाम था नहीं मालूम,
कितने समय, कौन सी शताब्दी में था नहीं मालूम, कभी था, एक राजा था, ठीक है। जबकि ये कह दें कि द डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट, ए डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट, दी डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट, इन दोनों में यही फर्क हो जाएगा। ए डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट का मतलब है कि गली में कोई कुत्ता भौंक रहा है, कोई कोई सा भी हो सकता है भाई, गली में कितने सारे कुत्ते हों कुछ आपको पता नहीं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं दी डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट, इसका मतलब कि आप किसी एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ये वाला, ठीक है। तो ये समझ लीजिए जहां पर दी का इस्तेमाल हो जाए वहां पर वो पिन पॉइंट कर रहा है, वहां पर उसने निश्चित कर लिया है, वहां पर वो डेफिनेट है कि भैया ये वाले व्यक्ति या ये वाली वस्तु के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की कहानी दोस्तों क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब पोजीशनिंग की। पोजीशन यानी कि स्थिति, कि आर्टिकल्स को आप प्लेस कहां करते हैं, किस जगह रखा जाएगा। हमने दोस्तों नरेशन और वॉइस के चैप्टर में इस चीज़ को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि इंग्लिश ग्रामर में पोजीशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। और ये पोजीशन की इंपॉर्टेंस ही है जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, कहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी, जहाँ पर आप स्पॉटिंग द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन करते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यही तो होता है कि यार ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ लगनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आर्टिकल्स का ही सबसे मेन रोल रहता है कि अक्सर वहां पर आर्टिकल गलत पोजीशन में आपको मिलेंगे, कि कोई आर्टिकल किस जगह होना चाहिए लेकिन वो लगा हुआ कहीं और होगा, तो उसको आपको सही जगह पर प्लेस करना है। वहां पर ये वाला जो चैप्टर है ये दोस्तों आपको मदद करेगा नंबर हासिल करने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं जब पोजिशनिंग ऑफ आर्टिकल्स की, तो उसमें सबसे पहला नियम जो है वो क्या कहता है कि आप ए एन दी यानी कोई से भी आर्टिकल को एक नाउन से पहले लगा सकते हैं, ठीक है। ए एन या फिर दी और उसके बाद में आती है नाउन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ए बॉय इज जंपिंग इन द क्लास। इस एग्जाम्पल को देखिए दोस्तों, ए बॉय इज जंपिंग इन द क्लास, कि क्लास में कोई लड़का जंप कर रहा है, कूद रहा है। दो आर्टिकल इस्तेमाल कर दिए दोस्तों मैंने यहां पर। ए, ये भी एक नाउन के आगे आया है, ठीक है। आर्टिकल आपका कहां आया है, नाउन के जस्ट पहले, और ये वाला आर्टिकल भी कहां पर आया है, नाउन के जस्ट पहले, ठीक है। यहां पर इसने डेफिनेट कर दिया कि मेरी क्लास या जिस क्लास के बारे में बात हो रही है उसमें कोई लड़का जंप कर रहा है, ठीक है। लड़का कौन सा है ये मालूम नहीं सर, कोई है तो है और एक ही है, ठीक है। यहां पर आपको डेफिनेट है कि कौन सी वाली क्लास के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दी लग गया, हालांकि ये जानकारी नहीं दी कि भैया वो 12वीं क्लास है कि 10वीं क्लास है या क्लास 12th ए है या 11th सी है, कौन सी क्लास है, लेकिन दी लग गया, इसका मतलब कि क्लास डेफिनेट है कि जी इस वाली क्लास में कोई लड़का जंप कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं कि नाउन के जस्ट पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला सिनेरियो है, एक तरीका ये होता है आर्टिकल को यूज करने का, ठीक है। दूसरा, सेकंड, और किस तरीके से आप आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप ए एन दी के साथ में क्या ले लें, एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लें। आर्टिकल के साथ में क्या कर लें, एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर लें। एडजेक्टिव, और भैया एडजेक्टिव आया है तो उसके साथ में फिर नाउन भी आएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन आप सबके लिए, सर एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये कौन सी तरह का एडजेक्टिव होगा। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको ना पता हो तो कोई बात नहीं, जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनको ज़रूर पता होना चाहिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि ये एडजेक्टिव कौन सा वाला होगा। ये एडजेक्टिव कौन सा होगा दोस्तों, प्रेडिकेटिव होगा या एट्रीब्यूटिव होगा, चलो ये भी बता देता हूँ। दोस्तों एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव के साथ में तो नाउन लगनी ही नहीं है, प्रेडिकेटिव नाउन नहीं लेगा अपने साथ में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं चीज को, आ ब्यूटीफुल ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। नाउन,
नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आपने अपना आर्टिकल इस्तेमाल कर लिया, ए, एन या दी, ठीक है, ए का इस्तेमाल कर लिया। एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली, एक रूढ़िवादी परिवार, एन, नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, ठीक है। द टॉल बॉय आई मेट येस्टरडे, द टॉल बॉय या द हैंडसम बॉय स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो नाउन, एडजेक्टिव और उससे पहले आर्टिकल, तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर यह कंफ्यूजन मत करना कि सर आपने तो डेफिनेशन में कहा था कि नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। हाँ, हो तो रहा है भाई, नाउन के पहले ही है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल होना है, तो आप ये मत कर देना ब्यूटीफुल ए गर्ल, वो गलत है। ब्यूटीफुल ए गर्ल कहोगे तो गलत है, या ऑर्थोडॉक्स एंड फैमिली, ये गलत है। एडजेक्टिव नाउन से पहले लगेगा और फिर आपको आर्टिकल कहां लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव से पहले, ठीक है। जो आपका आर्टिकल है वो इतना ज्यादा बुरा नहीं मानता है कि जी आप उसको और थोड़ा सा आगे धक्का दे दो। एडजेक्टिव जो है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अपनी नाउन के बिल्कुल साथ में चलेगा, ये इसका साथ नहीं छोड़ता। कहता है कि ना, मेरे को तो अपनी नाउन के पास ही रुकना है। क्यों? क्योंकि मैं भाई नाउन की विशेषता बता रहा हूं, तो इसीलिए मैं बिल्कुल नाउन के बाजू में रहूंगा। उसके बाद में बाकी जिन किसी को आना है तो वो साइड में लग जाइए, ठीक है। इस तरीके से आप इस्तेमाल, ये दूसरा सिनेरियो है, दूसरा तरीका है आर्टिकल को इस्तेमाल करने का दोस्तों, कि आप एडजेक्टिव और नाउन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। इज इट क्लियर? चलिए तीसरा, अब देखते हैं तीसरा तरह का यूसेज। यूज नंबर 3, ए, एन, दी, उसके बाद में आ जाए एडवर्ब। एडवर्ब भी आ जाए सर सेंटेंस में। एडवर्ब बोली कि यार तुम सब सेंटेंस में जाकर के बैठ रहे हो, मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो, तो आप एडवर्ब को भी ले आइए। अगर किसी सेंटेंस में जरूरत हो एडवर्ब की, तो एडवर्ब को भी ले आइए। और एडवर्ब कहां लगेगी? एडवर्ब इस जगह लगेगी। एग्जाम्पल, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ए वेरी हैंडसम बॉय, द वेरी टैलेंटेड एक्टर, ठीक है। एन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन बेसिक चीज क्या है कि नाउन, नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आएगी एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले आएगा आपका आर्टिकल, ठीक है। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे दोस्तों कि आर्टिकल दूर दूर होता चला जाएगा। नाउन अगर आई है, नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से जस्ट पहले एडवर्ब, और एडवर्ब से भी पहले रहेगा आर्टिकल। यानी कि एक अगर हम बात सोचें कि भाई इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस किसकी है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो भैया नाउन की, क्योंकि नाउन के बारे में सारी कहानी बताई जा रही है। ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की, वो कन्या जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सुंदर है, ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट बात है। वो काफी सुंदर है, ये और थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। और वो एक है, तो ये सबसे लीस्ट, ठीक है। तो आर्टिकल को दोस्तों आप सबसे स्टार्टिंग में रखते हैं, उसके बाद में एडवर्ब, उसके बाद में एडजेक्टिव, और सबसे लास्ट में आपकी नाउन आती है। इज इट क्लियर? एक चीज का बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव हमेशा यहां पर आपके कौन से वाले इस्तेमाल होते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नहीं इस्तेमाल हो सकता, कारण प्रेडिकेटिव के साथ में तो सर नाउन आती ही नहीं है, ठीक है। शी इज एफ्रेड, वो डरी हुई है, तो एफ्रेड क्या है? एफ्रेड इज एडजेक्टिव, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर तो कोई ना तो आर्टिकल लगेगा, ठीक है। भाई प्रोनाउन के लिए आपने एक एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लिया, अब यहां पर आर्टिकल की तो जरूरत ही नहीं है। आर्टिकल के लिए तो बेसिक कंडीशन ये है कि भैया उस टीम में कोई ना कोई नाउन होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है।
तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कभी भी दोस्तों यहां पर इस्तेमाल नहीं होता, यहां पर हमेशा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का ही आप इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक की कहानी उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आई होगी। काफी मैंने सरल लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है। आइए अब इसके बाद में बात करते हैं चौथा सिनेरियो, और किस तरीके से आप आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बात करी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की नज़रिए से, कि आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में डिस्टिंग्विश करना है कि भाई कौन सा मतलब आप आर्टिकल को अपना कहाँ पोजीशन करते हैं, तो इस तरीके से ये 3 तरीके हैं। इज इट क्लियर? आइए इसके बाद में चौथी बात करते हैं कि अगर आपके पास कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जैसे कि सच या व्हाट या मैनी या रादर, हाफ, इस तरीके से, तब आर्टिकल का इस्तेमाल किस जगह होगा। अगर सेंटेंस में आपको सच या व्हाट या रादर इस तरीके के शब्द मिल जाते हैं, ये स्पेशल वर्ड्स, तब आप आर्टिकल को कहां पर पोजीशन करेंगे, आइए देखते हैं। फोर्थ, सच या व्हाट, रादर, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके के और कुछ वर्ड्स, तो वहां पर ए एन दी का इस्तेमाल दोस्तों इस इन वर्ड्स के बाद होगा, और उसके बाद में फिर नाउन आएगी। ठीक है, इन वर्ड्स के बाद में आप आर्टिकल लगाओगे और उस आर्टिकल के बाद में अपनी नाउन को प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे सच अ गर्ल, सच अ मैच, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ सीन। देख रहे हैं, सच या व्हाट, रादर, जैसे रादर एन आइडिया। ठीक है, इसी तरीके से हाफ, हाफ एक वर्ड भी आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाफ अ किलो, आई विल रिटर्न इन हाफ एन आवर, कहते हो ना, कितनी देर में लौटोगे, हाफ एन आवर। व्हाट आ सीन, कितना सुंदर दृश्य है। तो क्या देख रहे हो दोस्तों, ये जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, सच या व्हाट या हाफ या रादर, इनके बाद में आता है आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद में आएगी नाउन। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि सर आर्टिकल तो सर ने पहले वाले 3 एग्जांपल्स में स्टार्टिंग में लगाया था, तो हम भी आर्टिकल को हमेशा स्टार्टिंग में लगाएंगे। नहीं, देखना है कि भाई सिचुएशन कैसी है। हमेशा एक तीर से सारे निशाने नहीं साधे जा सकते, सिचुएशन के मुताबिक जैसी स्थिति वैसा आपको उपचार करना है। ठीक है, तो अगर सच या व्हाट या रादर इस तरीके के शब्द मिले, मैनी मिल जाए, ठीक है, जैसे कह देते हैं मैनी ए स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कई सारे लड़के एग्जामिनेशन में फेल हो गए, मैनी ए स्टूडेंट। ये ध्यान रखना कि मैनी जब लगता है तो मैनी ए स्टूडेंट, और इसका अर्थ होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी, मैनी ए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स मत लगा देना, स्टूडेंट्स गलत है। अगर मैनी का इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर एक वर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, सीख लीजिए, मैनी ए स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, या आर एबसेंट टूडे मैनी स्टूडेंट। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, मैनी स्टूडेंट का बहुत सारे विद्यार्थी, प्लूरल है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस तरीके के जो शब्द हैं उनमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये वर्ड्स के बाद में ए एन दी का आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, और थर्ड लास्ट होगी नाउन, नाउन सबसे पीछे। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन और हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। कंस्ट्रक्शन नंबर 5, सिंटेक्स नंबर 5, यहां पर आपको क्या मिलता है, जैसे सच या व्हाट या मैनी, अगर इन्हीं सिचुएशन में आप एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर लें तो तब क्या होगा दोस्तों। अगर आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो इन वर्ड्स के साथ में आएगा पहले आर्टिकल, फिर आएगा एडजेक्टिव, और फिर आएगी नाउन। जो वर्ड्स मैंने बताए थे, सच, व्हाट, रादर, मैनी, ठीक है, इनके बाद में आता है आपका आर्टिकल ए एन दी, उसके बाद में आएगी आपका एडजेक्टिव, और सबसे लास्ट में आती है आपकी नाउन। ठीक है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ एक्साइटिंग, व्हाट एन एक्साइटिंग मैच।
कितना रोमांचकारी मैच। ठीक है, इज इट क्लियर? इसी तरीके से जैसे आप कह दें कि क्वाइट एन अनलकी मैन, किसी व्यक्ति का सपोज बड़ा भाग्य खराब है, दुर्भाग्यशाली है, क्वाइट एन अनलकी मैन, तो ये जो वर्ड्स हैं इनमें आप क्वाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाइट एन अनलकी मैन। इसी तरीके से सपोज आपने कोई किताब पढ़ी, ठीक है, और वो किताब आपको बहुत ज़्यादा रुचिकर लगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, बुक इंटरेस्टिंग एन, ठीक है, बुक नाउन, इंटरेस्टिंग उसका एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल आपने एन का इस्तेमाल किया, एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग बुक, कि काफी रोमांचकारी, काफी रुचिकर किताब, ठीक है, इंटरेस्टिंग किताब। तो इस तरीके से अगर एडजेक्टिव का नियम हमेशा दोस्तों देखियो, एडजेक्टिव के बारे में हमने रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 में भी बात की कि नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव को प्लेस करना है, ठीक है, और उससे पहले लगेगा आपका आर्टिकल, और उससे पहले लगा दोगे आप जो स्पेशल वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस में। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ऑल या डबल या बोथ, ठीक है, तो इनके बाद में दोस्तों आप दी का इस्तेमाल कर लेते हो और फिर नाउन का इस्तेमाल करते हो। जैसे ऑल या बोथ या डबल, ठीक है, इनके साथ में दोस्तों आप दी का इस्तेमाल करते हो और फिर आती है आपकी नाउन। इनके साथ में दोस्तों यहां पर आप ए या एन का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है, ऑल द बॉयज, ठीक है, बोथ द कार्स या बोथ द बॉयज, ठीक है। इसी तरीके से डबल भी, डबल द रेट, राइस इज सेलिंग एट डबल द रेट, कि जो रेट उसका था पहले उसके डबल पर बिक रहा है, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं दोस्तों ऑल या बोथ या डबल, इनके साथ में आप दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरीके से अगर आपने इस्तेमाल किया तो ये चीज पूरी कम्युनिटी को नहीं बता रही है। ऑल द बॉयज का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सारे बॉयज, अगर एक सेंटेंस की बात करें, ऑल द बॉयज आर एब्सेंट टुडे, किसी क्लास के अध्यापक ने बोला कि भाई ऑल द बॉयज आर एब्सेंट टुडे, इसका मतलब कि उस क्लास के जो विद्यार्थी हैं, जितने लड़के हैं वो एब्सेंट हैं, पूरी कम्युनिटी नहीं। भाई बॉयज का तो क्या मतलब है, बॉयज आपकी क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या करती है, पूरी प्रजाति को डिनोट करती है, ठीक है, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऑल द मैन, ऑल द वुमेन, ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये तो कॉमन नाउन होती हैं। लेकिन अगर आपने ऑल दी बॉयज कहा तो इसका मतलब है कि वो निश्चित लड़के जो उस क्लास में हैं, ठीक है, कि इस क्लास के लड़के, इस क्लास के बॉयज एब्सेंट हैं आज, ऑल द बॉयज, ठीक है। ऑल द बॉयज का मतलब ये नहीं है कि टोटल कॉमन नाउन जो है, टोटल कॉमन नाउन के बारे में बात नहीं करता है, ये कहता है कि केवल उस क्लास के लड़के, ठीक है। इसी तरीके से बोथ द कार्स, तो कार्स में आप दुनिया की सारी कार को नहीं इंक्लूड कर सकते, कुछ निश्चित जो 2 गाड़ियां हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से डबल द रेट, कि सारे रेट नहीं, जिस रेट पर चावल पहले बिक रहा था उसका अब डबल पे बिक रहा है, राइस इज सेलिंग एट डबल द रेट, ठीक है। तो आपको यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ऑल या बोथ या डबल का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ में जो कॉमन नाउन आ रही है वो कॉमन नाउन दोस्तों पूरी प्रजाति को डिनोट नहीं करती है, वो कुछ निश्चित लोगों के बारे में, कुछ निश्चित या तो व्यक्ति होंगे या कुछ निश्चित चीजें होंगी, उन्हीं के बारे में बात करती है, पूरी कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करती है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सेंटेंस अब आपको देखने में लग रहे होंगे कि हाँ सर इसके बारे में तो हमने पढ़ रखा है, ये सेंटेंस तो हमारे जाने पहचाने हैं, लेकिन इनको बनाने के पीछे नियम ये होते हैं, ये नियम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल आप उन चीजों को देख करके पहचानेंगे तभी आपका ज्ञान कंप्लीट होगा, ज्ञान कंप्लीट तब होगा जब आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं।
अब यही जो शब्द थे, ऑल, बोथ या डबल या एग्जैक्टली या जस्ट, इनके साथ में अगर आर्टिकल भी लेना हो और सर एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल करना पड़े, अगर सर एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल करना पड़ जाए सेंटेंस में, एडजेक्टिव तो दोस्तों ऐसी चीज है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर कोई व्यक्ति कोई लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है तो केवल ये थोड़ा ना कहोगे कि हैंडसम बॉय, तब तो आपको वेरी हैंडसम कहना ही पड़ेगा। कि जी जब हिंदी ट्रांसलेशन में कह दिया कि बहुत अधिक सुंदर, ठीक है, या बहुत सुंदर, तो वेरी हैंडसम तो कहना ही पड़ेगा। बहुत बुद्धिमान, वेरी इंटेलिजेंट तो कहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हो तो फिर आर्टिकल को कहां प्लेस करना है वो सीख लीजिए। अब अगर जैसे हम बात करें यही ऑल, बोथ, डबल या एग्जैक्टली, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ में क्या होगा, इनके बाद में फिर ए एन दी, सॉरी दी का इस्तेमाल होगा। यहां पर आप ए एन का तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, दी का इस्तेमाल, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। एग्जाम्पल की बात करें जैसे ऑल द फेमस सिंगर्स, ऑल द फेमस सिंगर्स हैव कम टू द फंक्शन। कोई आपने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, उसमें जितने प्रसिद्ध गायक थे वो सब आए। ठीक है, तो ऑल द फेमस सिंगर्स। इज इट क्लियर? आर्टिकल आपका यहां आ गया, एडजेक्टिव आपका यहां आ गया, यहां आपकी नाउन आ गई। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट फिर से वही बात कि ये जो नाउन है ये सारी सिंगर बिरादरी को नहीं डिनोट कर रही है। ये किसको डिनोट कर रही है? केवल उन चुनिंदा सिंगर्स को जो फेमस हैं। ठीक है, सारे सिंगर्स नहीं, केवल फेमस सिंगर्स, उनकी बात हो रही है, ऑल द फेमस सिंगर्स। ठीक है, इसी तरीके से बोथ द नॉटी बॉयज वर पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल ने वो दोनों लड़के जो शरारती थे, बोथ द नॉटी बॉयज या बोथ द मिस्चीवियस बॉयज, ठीक है, बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज वर अवार्डेड, कि दोनों लड़के जो इंटेलिजेंट थे उनको पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से बोथ या ऑल या एग्जैक्टली, इनको आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, ठीक है, या एग्जैक्टली द राइट आंसर। ठीक है, आंसर राइट उसका एडजेक्टिव हो गया, दी आपका आर्टिकल हो गया, एग्जैक्टली आपने स्पेशल वर्ड यूज कर लिया। ठीक है, इस तरीके से चलता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत क्रिटिकल है, पता होनी चाहिए, जिसका बेहद इंपॉर्टेंट रोल है कि जब आप आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल इस्तेमाल करते समय दोस्तों उस चीज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, आज मतलब यूजेस ऑफ आर्टिकल हम नहीं स्टार्ट करेंगे, उससे बैकग्राउंड की जो एक इंपॉर्टेंट चीज है उसे डिस्कस करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट है लेटर और साउंड का। ठीक है, छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर ए और एन की सारी कहानी निर्भर करती है। दोस्तों आप आज तक ये सीखते आए होंगे कि जहां पर वॉवल दिखे वहां पर आप एन का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर आपको कंसोनेंट दिखे वहां पर आप ए का इस्तेमाल करेंगे। एक काउ, एन अम्ब्रेला, ये कहानी हम आज तक सीखते आए थे। ठीक है, सी कंसोनेंट है इसलिए इसके आगे ए लगता है, यू क्या है? कंसोनेंट है? नहीं, वॉवल है सर। अब सर ये वॉवल है और इसके आगे आपने एन का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, क्या ये ठीक है? अम्ब्रेला, आवाज देखिए, यहां पर आता है दोस्तों कॉन्सेप्ट किसका? साउंड का। हमें आर्टिकल प्लेस करते समय लेटर पे नहीं जाना है। डोंट कंसीडर लेटर, लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो लेटर वॉवल है या कंसोनेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आवाज, साउंड वॉवल की आ रही है या कंसोनेंट की आ रही है। आवाज को सुनिए, अम्ब्रेला, आ, वॉवल आवाज है। ठीक है, ये जो आपकी ए, ई, आई, ओ और यू, इन पांचों की जो साउंड है, वो साउंड अगर आपको कहीं से भी मिल जाए तो उसके आगे आप एन का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट अपोजिट जो कंसोनेंट्स हैं
उन कंसोनेंट्स की अगर आपको कहीं पर आवाज मिल जाए, उनके अक्षर नहीं, कंसोनेंट लेटर नहीं, कंसोनेंट की साउंड अगर आपको मिले, तो फिर ए का इस्तेमाल करोगे। एग्जाम्पल ये देखिए, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, किससे स्टार्ट हो रहा है सर? लेटर क्या है सर? यू। वॉवल है तो क्या लगा दें? एन लगा दीजिए सर। नहीं, इसके आगे ए लगेगा, अ यूनिवर्सिटी। क्यों सर? क्योंकि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू, वाई ओ यू की आवाज है ये, यू। ठीक है, इज इट क्लियर? इसी तरीके से आवर, एच ओ यू आर, सर लेटर किसका है? लेटर तो सर कंसोनेंट है, कंसोनेंट के आगे सर ए लगा दीजिए। गलत हो जाएगा दोस्तों, एन, क्योंकि आवाज किसकी है? आवर, ओ यू आर, आवर वाली आवाज है, हावर नहीं है। हावर नहीं पढ़ते हो आप इसको कि सर एच लगा हुआ है तो हावर बोलेंगे, नहीं सर, आवर बोला जाता है, आवर। ठीक है, इसको आप अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हावर लिखना गलत है, आवर पढ़ा जाता है इसको। जो साउंड है, साउंड, आवाज जो है वो आवर, आवर इस तरीके से लिखा जाता है। आवर जो है उसमें आपकी वॉवल साउंड आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है तो इसलिए सर एन का इस्तेमाल होगा। यूनिवर्सिटी में आपकी वॉवल वाली आवाज नहीं आ रही थी, यू, यू, वाई, वाई की आवाज आ रही थी, तो इसलिए आपने इसके आगे ए का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है सर। तो यही फंडा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है जो आपको यह पहचानने में मदद करेगा कि ए का इस्तेमाल करना है या एन का इस्तेमाल करना है। आवाज को पहचानना है दोस्तों। अब तक जो सीखा था कि लेटर, वॉवल या कंसोनेंट नहीं, उसमें एक चीज जोड़िए, वॉवल साउंड या कंसोनेंट साउंड। वॉवल साउंड अगर है, वॉवल होते तो हालांकि यही 5 हैं, लेकिन इन 5 को देखना नहीं है, इनकी आवाज सुननी है। अगर आपको इन 5 में से किसी की आवाज सुनाई पड़ती है तो उसके आगे बेशक एच लगा हुआ है या सी लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। आवाज अगर आपको इनकी नजर सुनाई पड़ रही है तो फिर एन का इस्तेमाल कर दीजिए। इज इट क्लियर? और अगर देखने में तो सर ये लेटर नजर आ रहे हैं स्टार्टिंग में, लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही है, तो फिर आप ए का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक की बात दोस्तों क्लियर है? इसी तरीके से जैसे अगर ये कहा जाए एमएलए, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, इसके आगे क्या लगाएंगे? एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबके लिए, एमएलए, ए लगा दें सर या एन लगा दें? सोचिए, एम, एम एल ए, पहली साउंड किसकी आ रही है? मैं की आ रही है क्या? मैं की आ रही है आवाज? नहीं सर, एम एल ए, एम, एम आ, ठीक है सर, वॉवल वाली आवाज आ रही है स्टार्टिंग में, इसलिए एन लगेगा, एन एम एल ए। ठीक है, एम लेटर पे मत जाओ, एम की आवाज सुनो, आवाज मैं की नहीं दे रहा है, ये एम की दे रहा है, ठीक है, इसीलिए इसके आगे एन लगता है। इसी तरीके से अगर एमपी कह दिया जाए, एमपी, क्या ये मैं की आवाज दे रहा है पहले? नहीं सर, ये किसकी आवाज दे रहा है? एम की आवाज दे रहा है, इसलिए इसके आगे भी एन का इस्तेमाल होगा, एन एम पी, एन एम एल ए। अच्छा, मोटर कह दूं सर, एम से स्टार्ट होने वाली ले रहे हो ना, तो चलो मोटर लिख देते हैं। अब क्या लगाएं सर? ए लगाएं, एन लगाएं? आवाज सुनो, मो, आकी आवाज तो नहीं आ रही सर, मो, मा, मैं की आवाज आ रही है सर, मैं की आवाज आ रही है ना, तो इसलिए अब एन मत लगा देना, अब ए लगेगा, ए मोटर। ठीक है, ए मोटर। इज इट क्लियर? ए मैंगो, मैंगो, मा, मैंगो, मैं की आवाज आ रही है ना, तो इसलिए, क्योंकि मैं जो है कंसोनेंट साउंड है, एम वाली। ठीक है, आवाज अगर कंसोनेंट वाली आ रही है तो सर ए लगाइए, आवाज अगर वॉवल वाली आ रही है तो एन लगाइए। केवल अक्षर को मत देखिए, अक्षर की आवाज सुनिए। इतना ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि आवाज पर ध्यान देना है, दिखावे पे नहीं जाना है। आवाज सुनो, आवाज कंसोनेंट वाली है या वॉवल वाली है, और जोन सी भी है उसके अकॉर्डिंग चलिए। वॉवल वाली है तो एन का इस्तेमाल करेंगे, कंसोनेंट वाली आवाज है तो ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। यूजेस ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा जीएस का क्वेश्चन था।
तो रिसेंटली 2022 की रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था। मैं आपको बता दूं, ये बेंगलोर का जो फेमस एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, इसमें खेला गया था। आई थिंक जून में 22 से 26 जून तक, यस 22 से 26 जून तक दोस्तों ये जो 2021-22 वाला सीजन चला तो उसका फाइनल खेला गया। और आपको ये बताना था कि ये कौन सी टीम ने इस बार रणजी ट्रॉफी जीती है। आपके ऑप्शंस थे तमिलनाडु, रेलवेज, मुंबई या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, इस बार मध्य प्रदेश ने ये ट्रॉफी जीती है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, कई एंगल से ये इंपॉर्टेंट है, इसको कई तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात कि मध्य प्रदेश इतिहास में पहली बार फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश ने ये ट्रॉफी जीती है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। अगर आप कोई मध्य प्रदेश का दोस्तों कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल या फिर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश ने फर्स्ट टाइम इतिहास में रणजी ट्रॉफी जीती है। दूसरी बात, आपसे ये पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी दोस्तों कब शुरू हुई थी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1934 से 1935 वाला जो साल था उसमें फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी खेली गई थी। रणजी ट्रॉफी का जो आप कह सकते हैं इनॉग्रेशन है या फर्स्ट एडिशन है वो 1934-35 वाले साल का है। ठीक है, ये रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखी गई है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये रंजीत सिंह, बहुत फेमस, मतलब एक राजघराने से बिलोंग करते थे रंजीत सिंह जी, उनके नाम पर, बहुत फेमस क्रिकेटर भी थे जो भारत के शुरुआत के सालों में, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, तो जो राजे महाराजे थे वही क्रिकेट खेला करते थे अंग्रेज़ों के साथ में। तो रंजीत सिंह जी के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम क्या रखा गया, रणजी ट्रॉफी रखा गया। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक जानकारी और पता होनी चाहिए दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम ने ये ट्रॉफी जीती है। तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो इसका जवाब है दोस्तों कि मुंबई की टीम जो है, मुंबई ने सबसे अधिक बार 41 टाइम्स, रिकॉर्ड है दोस्तों, 41 टाइम्स ये ट्रॉफी जीती है, 41 बार। अब तक और किसी टीम के पास इतनी ट्रॉफी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है रणजी ट्रॉफी के बारे में दोस्तों, ये तो कॉमन जानकारी है कि ये भारत का फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। जैसे इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट चलता है, उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वैसे भारत में फर्स्ट क्लास क्रिकेट रणजी ट्रॉफी माना जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी टीमें खेलती हैं दोस्तों। तो अगर टीमें पूछी जाएं तो अब जो ये रिसेंट सीजन था 2022 वाला, इसमें 38 टीमें खेलती हैं। ठीक है, 38 टीमों में 28 टीमें तो भारत के राज्यों की होती हैं, हर राज्य की एक टीम। ठीक है, उसके बाद जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें से 4 की टीम दी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो छोटी छोटी हैं जैसे दादर नगर हवेली, दमन दीव, इनकी टीम नहीं होती है, दिल्ली की टीम है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से 4 की टीम जाती हैं। उसके अलावा फिर रेलवेज है, सर्विसेज हैं, उनकी टीम्स होती हैं। तो टोटल मिलाकर के तकरीबन 38 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये सारी जानकारी दोस्तों नट शेल में आपको पता होनी चाहिए कि रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाता है तो क्या उसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीती है, फर्स्ट टाइम जीती है अपने इतिहास में। मध्य प्रदेश फर्स्ट टाइम चैंपियन बना है। ये किसके नाम पर रखी गई है, कौन सा इसका इनॉग्रल साल था, किसने सबसे ज्यादा बार ये ट्रॉफी जीती है और कितनी टीमें इसमें तकरीबन भाग लेती हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियोस को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक सर्कुलेट कीजिएगा ताकि किसी ज़रूरतमंद बच्चे तक फ्री जीएस और इंग्लिश ग्रामर की जानकारी मुहैया करवाई जा सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और अपनी तैयारियों को बदस्तूर जारी रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।